आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ की राजनीति में नकटी गांव का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। जहां एक ओर विस्थापित परिवार अपने आशियाने उजड़ने का दर्द बयां कर रहे हैं, वहीं अब भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी का दावा है कि नकटी में गरीबों के साथ अन्याय नहीं किया गया है, बल्कि वर्षों से सरकारी जमीन पर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा और प्लॉटिंग की गई थी, जिसे हटाया गया है। पार्टी ने कांग्रेस के एक फरार नेता पर 51 एकड़ जमीन में अवैध कॉलोनी बसाने का आरोप लगाया है। बीजेपी का यह भी कहना है कि सरकार पात्र लोगों को मकान दे रही है, जबकि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर घोष। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उन्होंने एक अवैध कॉलोनी बसाने के लिए अवैध प्लाटिंग के तहत 51 एकड़ की जमीन ली। हमारे विधायक अनुज शर्मा जी समेत सारे जनप्रतिनिधि वहां पर लोगों से मिलते हैं, उनको विस्थापित करने की बात करते हैं। 50-50 लाख का मकान का निर्माण हुआ है, क्या इनको गरीब की श्रेणी में रखा जाए? असल में उसको राजनीतिक पर्यटन का क्षेत्र बना दिया गया और यह संयोग नहीं है, बड़ा प्रयोग है। नकटी गांव में विस्थापन की कार्रवाई के बाद प्रदेश भर में छिड़ी राजनीतिक बहस के बीच भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा। पार्टी के प्रदेश महामंत्री गौरीशंकर श्रीवास ने दावा किया कि नकटी प्रकरण को तथ्यों से हटाकर भावनात्मक और राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि वो पूरी जिम्मेदारी के साथ ये जानकारी दे रहे हैं कि इस मामले की शुरुआत कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुई थी। उनके अनुसार वर्ष 2021 में संबंधित विभागों से आवश्यक के अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी प्राप्त होने के बाद ये तय हुआ था कि उक्त भूमि पर हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से सामूहिक आवास परियोजना विकसित की जाएगी। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि इसी दौरान कांग्रेस के एक बड़े नेता, जो पिछले 3 वर्षों से फरार बताए जा रहे हैं, ने 51 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाने और प्लॉटिंग का काम शुरू कराया। उन्होंने दावा किया कि कुछ लोगों ने 10,000 से लेकर लगभग 19,000 वर्ग फीट तक सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आज एक बड़ा बात आप लोग को बता रहा हूँ, ये बड़ा खुलासा कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के समय 2021 में जब तय हुआ, सभी विभाग से जब एनओसी प्राप्त हो गया कि यहाँ पर हाउसिंग बोर्ड सामूहिक आवास बना सकता है, उसके तत्पश्चात कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता, जो पिछले 3 साल से फरार हैं, उन्होंने एक अवैध कॉलोनी बसाने के लिए अवैध प्लाटिंग के तहत 51 एकड़ की जमीन ली। और जिस बात का जिक्र नवीन मार्कंडे जी ने किया कि उस समय 3 हेक्टेयर में कब्जा था, वो बढ़कर 15 हेक्टेयर हो जाता है। लगातार हमारे विधायक अनुज शर्मा जी समेत सारे जनप्रतिनिधि वहां पर लोगों से मिलते हैं, उनको विस्थापित करने की बात करते हैं, लेकिन मुआवजा के लालच में कुछ लोग, जो अपने आप को हर व्यक्ति ये प्रस्तुत कर रहा है कि मैं गरीब हूं, मेरा मकान तोड़ दिया गया, इसकी सच्चाई ये है। बीजेपी का दावा है कि ऐसे 22 से 44 लोगों की पहचान की गई है, जिनके कब्जे सामान्य आवासीय जरूरत से कहीं अधिक बड़े हैं। पार्टी का कहना है कि कई स्थानों पर 40 से 50 लाख रुपए तक की लागत वाले निर्माण मौजूद हैं। गौरीशंकर श्रीवास ने सवाल उठाया कि जिन लोगों के पास हजारों वर्ग फीट जमीन पर कब्जा है और जिनके बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, क्या उन्हें वास्तव में गरीब और बेघर की श्रेणी में रखा जा सकता है? हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि समाचार चैनल द्वारा नहीं की गई। बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि प्रशासन के सर्वे में ऐसे 16 परिवार चिन्हित हुए हैं जिनके पास वास्तव में छोटा आवास है और जिनके मकान लगभग 700 से 800 वर्ग फीट क्षेत्र में बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे पात्र परिवारों के प्रति पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है और उन्हें वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। बहुत से ऐसे नाम हैं, जैसे सुकलू राम साहू 15,600 फीट में इनका कब्जा है। मनोज कुमार पिता अमरीका साहू 17,200 फीट में कब्जा है। घासी राम साहू 10,000 फीट, रामलाल 14,000 फीट, और एक हमारी माता जी जो शंकर भगवान को लेकर जा रही है, जिसका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है,
भूरी पाल पति शंकर पाल 14,000 फीट, उनके पुत्र मुकेश पिता मनहरन पाल 19,800 फीट, 19,000 20,000 फीट के ऐसे लगभग 22 से 44 लोगों की सूची हमारे पास है। 50-50 लाख का मकान का निर्माण हुआ है। क्या इनको गरीब की श्रेणी में रखा जाए? जिस बात का जिक्र नवीन मार्कंडे जी ने किया कि 16 ऐसे लोग हैं जिनके पास में अपना मकान नहीं है, उन्होंने 700-800 फीट में वहां पर वो रह रहे हैं। हमारी सरकार की यह संवेदना है कि हमने सब विस्थापितों को मकान देना सुनिश्चित किया। गौरीशंकर श्रीवास ने कहा कि प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए भी सरकार ने विशेष व्यवस्था की है। उन्होंने दावा किया है कि पूर्व की व्यवस्था मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों के कब्जाधारियों तक सीमित थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने ग्रामीण प्रभावितों को भी पुनर्वास योजना में शामिल किया है। बीजेपी का कहना है कि पात्र लोगों को मकान देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सरकार पुनर्वास को प्राथमिकता दे रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने कांग्रेस और क्रांति सेना पर भी निशाना साधा। पार्टी का आरोप है कि दोनों संगठनों ने इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक आंदोलन का रूप दे दिया है। गौरीशंकर श्रीवास ने कहा कि यदि किसी को कानूनी लड़ाई लड़नी है तो वो न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है, लेकिन ये भी तथ्य है कि भूमि से जुड़े सभी वैधानिक अनुमोदन और प्रक्रियाएं पूरे होने के बाद ही आवास निर्माण की योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि व्यवस्थापन के तहत में अभी तक ये व्यवस्था थी कि शहरी क्षेत्र में जो लोग इस प्रकार के कब्जाधारी थे उनको मकान दिया जाता था। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों को भी हमने मकान दिया, उनको चाबी सौंपी है। पांचवी महत्वपूर्ण बात, क्रांति सेना के लोग वहां पर जाकर कह रहे हैं जोगी कांग्रेस के लोग पहुंचे, असल में उसको राजनीतिक पर्यटन का क्षेत्र बना दिया गया और ये संयोग नहीं है, बड़ा प्रयोग है। अब कह रहे हैं कि हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। जब नोटिस जारी हुआ, राज्य सरकार ने सारे दोषी ले लिया और यह तय होगा कि वहां पर आवास बनेगा। किसी ने भी इधर नकटी गांव का मुद्दा अब केवल प्रशासनिक कार्रवाई तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये प्रदेश की राजनीति का बड़ा विषय बन चुका है। एक ओर सरकार और बीजेपी अवैध कब्जों को हटाकर नियोजित विकास की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर प्रभावित परिवार और विपक्ष कार्रवाई को अमानवीय बताते हुए सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में अब ये मामला राजनीतिक बयानबाजी के साथ साथ कानूनी लड़ाई की दिशा में भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। नकटी गांव को लेकर सियासी संग्राम लगातार तेज होता जा रहा है। बीजेपी जहां इसे अवैध कब्जों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई बता रही है, वहीं विपक्ष और प्रभावित परिवार सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि कानूनी प्रक्रिया और प्रशासनिक कार्रवाई के बीच इस विवाद का समाधान किस दिशा में आगे बढ़ता है। फिलहाल बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस की विस्तृत प्रक्रिया आना बाकी है। दोनों पक्षों के दावों के बीच सच्चाई और अंतिम निर्णय अब प्रशासनिक एवं न्यायिक प्रक्रिया से ही स्पष्ट होगा। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।